नमस्कार। नए साल का पहला संडे सत्संग। समय बदल के हमें 1 बजे करना पड़ा आज, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम इस बातचीत में बिहार में जुड़ सकें। बिहार, जिला सिवान, गांव पंजवार, जहां आज एक स्मृति सभा हो रही है हमारे साथी स्वर्गीय घनश्याम शुक्ल जी के बारे में। स्वर्गीय कहते हुए अटपटा सा लगता है घनश्याम जी के बारे में, चूंकि इतना ऐसा स्वभाव था उनका कि उनके साथ ऐसा कुछ भी, मतलब श्री कहते हुए भी आपको जरा अटपटा सा लगेगा, अरे घनश्याम जी के बारे में क्या ऐसा कहा। बहुत समय से मैं कहता रहा हूं कि जैसे इंडिया गेट पे एक गुमनाम सिपाही का एक स्मृति है, उनके लिए एक स्मारक बना, उसी तरह इस देश में एक गुमनाम राजनीतिक कार्यकर्ता का भी स्मारक बनना चाहिए। इस पे मैंने एक समय पे लेख भी लिखा था कि एक कार्यकर्ता हो, उसकी बस उसका चेहरा कुछ ना हो, सपाट चेहरा हो और झोला एक लटका हुआ हो, और झोले में वो कार्यकर्ता कुछ कर रहा हो। मैंने तो ये भी कहा था कि उस झोले में टीवी की दवा भी डाल दीजिएगा। जिस तरह की परिस्थिति से इस देश के एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता गुजरते हैं और किस तरह से बिल्कुल बिना किसी स्मृति के इतिहास में लोप हो जाते हैं। इस देश के असंख्य राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीति आज इस देश में इतना बुरा शब्द बन गई है, किसी व्यक्ति को गाली देनी हो तो लगभग कहा जाता है कि अरे ये तो नेताजी बन गया, ये तो राजनीतिक है आदमी। ऐसे में मैं ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को याद करता हूं और हजारों लाखों के बारे में सोचता हूं। सैकड़ों वो जिन्हें मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, और हजारों लाखों लोग जिनकी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, जिनके लिए राजनीति इस देश में कुछ सुंदर करने का नाम था, जिनके लिए राजनीति आदर्श का नाम था, जिनके लिए राजनीति संकल्प का नाम था, जिनके लिए राजनीति मर्यादा का। ऐसे ही थे हमारे घनश्याम शुक्ल जी। 23 दिसंबर को उनके निधन का समाचार मिला। कई समय से कैंसर से ग्रस्त थे और कोरोना से नहीं, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। घनश्याम जी के जीवन और व्यक्तित्व को जानना एक तरह से इस देश में तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता का जो जीवन था, ये साइकिल पे जाते हुए घनश्याम जी साधारण से स्कूल के मास्टर, पहली नजर में देखें तो कुछ भी विशेष नहीं लगेगा, लेकिन यही उनकी असाधारणता। बिल्कुल साधारण, विनम्र, हंसमुख, चुहलबाज रहते हुए क्या क्या काम किए घनश्याम जी ने, उनके बारे में हम कुछ बताएंगे। मैं अक्सर कहता हूं, अगर मुझे जिंदगी में आप कहें कि मैं 10 किन सबसे खूबसूरत लोगों को मिला हूं व्यक्ति के तौर पे, भूल जाइए उसकी उपलब्धि, भूल जाइए उसकी गद्दी, उसकी कुर्सी, उसकी शोहरत, भूल जाइए, व्यक्ति के रूप में तो मैं कम से कम 6-7 ऐसे लोगों का नाम लूंगा जो राजनीति में थे। राजनीति में इतने सुंदर लोग रहे हैं, ये बात कहना भी आज अटपटा है। मेरे मुंह से आपने किशन पटनायक का नाम तो बहुत बार सुना होगा। उनके साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बातचीत की थी। व्यक्तित्व भी उनका ऐसा कि आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे लोग रहते हैं। अशोक सिक्सेरिया जी का शायद मैंने 1-2 बार जिक्र किया होगा। कलकत्ता में रहते थे, लेखक थे, और किस तरह का बिल्कुल एक अपरिग्रह का जो जीवन कैसे कोई व्यक्ति जी सकता है कलकत्ता की लॉर्ड सिन्हा रोड पे रहते हुए, उसके मॉडल थे अशोक सक्सेरिया। व्यक्ति के रूप में उनकी व्यक्तित्व के बारे में कई बार शायद बोला है। ऐसे ही थे हमारे सुनील जी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में जेएनयू से शिक्षा ग्रहण करके गए। कहा मैं वहां रहूंगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। 30 वर्ष तक वहां, और केवल इनकी त्याग और तपस्या की बात नहीं कह रहा, कितना शानदार व्यक्तित्व था इन लोगों। ये तो वो लोग थे जब जाने गए, जिनके बारे में लिखा गया, लेकिन ऐसे ही असंख्य साथी होते हैं जिनके बारे में जाना नहीं जाता, जिनके बारे में लिखा नहीं जाता। वैसे ही थे घनश्याम जी। और मैंने घनश्याम शुक्ल जी के बारे में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है अजीत भाई को। प्रोफेसर अजीत झा इतिहासकार भी हैं, और हम लोगों के आंदोलन के तो का इतिहास अजीत जी से बेहतर कौन जानता है।
और एक और विशेष कारण था कि घनश्याम शुक्ल जी के साथ जो पूरी यात्रा हुई, उसमें मैं, अजीत जी हर समय हर पग पर एक साझी रहे, उनके पार्टनर। स्वागत है अजीत जी आपका इस बातचीत में। मैं बता रहा था कि घनश्याम शुक्ल जी के बारे में जब से उनका देहांत हुआ है थोड़ा बहुत लिखा गया है। पंकज त्रिपाठी जी जो एक्टर हैं वो उनके शिष्य रहे, तो उन्होंने उनके बारे में लिख दिया है, तो अब 2-4 और लोग जानना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के छवि, और एक बहुत सुंदर उनके बारे में वीडियो है, ये ललन टॉप पे जिसके जरिए लोग उनके काम के बारे में जाने। लेकिन उनके काम के बारे में जानना बोलना ये अब तक केवल इस तक सीमित रहा है, मानो एक टीचर है, समाज सुधारक है, समाज सेवक है घनश्याम शुक्ल। लेकिन समाज सेवक से पहले घनश्याम शुक्ल एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे। किशन पटनायक जैसे लोगों की प्रेरणा से राजनीति में आए और हर कदम राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से, जो कुछ सामाजिक काम किया एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से किया। ये बात दर्ज नहीं हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अजीत जी आए, थोड़ा घनश्याम जी के जीवन पे प्रकाश डालें और उनकी राजनीतिक यात्रा पे प्रकाश डालें। उन्होंने जो कुछ किया समाज में उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले अजीत जी, घनश्याम जी से का राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ, क्या उनकी यात्रा रही। मुझे तो एक ही बात याद, वहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। मैं उनको मिला था पहली बार सन 1990-91 की बात है, 1991 शायद बात है, जब पंजवार जो उनका गांव है सीवान जिले में, वहां उन्होंने जन आंदोलन समन्वय समिति का एक शिविर रखा। तब पहली बार घनश्याम जी से मुलाकात हुई, बिहार के उस इलाके से पहली बार मेरी मुलाकात हुई, और इसलिए भी वो यादगार बन गई कि पहली बार मैंने वहां चिवड़ा और खड़ा दही, आपके इलाके का जो होता है, वो खाया। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरा प्रिय नाश्ता दही चूड़ा है। दही चूड़ा से पहली बार मेरा साक्षात्कार पंजवार गांव जिला सिवान में ही हुआ था। तो मुझे तो उनसे बातचीत 1990-91 से याद है, लेकिन उनकी पूरी यात्रा के बारे में कुछ बताइए अजीत जी। घनश्याम जी निश्चित तौर पे मूलतः एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, और जिसको समाज सुधार कहते हैं, समाज सुधार के जो उनके तमाम अभिक्रम हैं, जिनके बारे में काफी लिखा गया है, काफी चर्चा में भी है, उस सब के मूल में उनकी राजनीति थी। जो उनका राजनीतिक दर्शन था, उनका राजनीतिक सोच था, उसी को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने समाज में कई तरह के सुधार के काम किए, कई रचनात्मक काम किए। और असल में आधुनिक राजनीति का तो मतलब ही है समाज में परिवर्तन। आधुनिक राजनीति से पहले तो राजनीति का मतलब कुछ मुट्ठी भर लोग सत्ता में कैसे रहें, सत्ता को कैसे भोगें, लोगों का कैसे दमन करें, यही राजनीति का मतलब था। पर आधुनिक राजनीति का तो मतलब ही है समाज में परिवर्तन, और अपने जीवन में घनश्याम जी ने इसको पूरी तरह से साकार किया, अंतिम समय तक साकार किया। बहुत कम उम्र से वो समाजवादी आंदोलन में थे घनश्याम जी। और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदुस्तान के विपक्ष को सत्ता के गलियारों में पहुंचा करके अंतिम सांस ली, उनका देहांत हो गया, उसके बाद उनकी पार्टी में भी बहुत भटकाव था। और उस भटकाव के दौर में उनके शिष्यों के एक बड़े समूह ने लोहिया विचार मंच की स्थापना की थी, जिन लोगों का आप अभी नाम ले रहे थे, किशन जी का, किशन पटनायक, अशोक सक्सेरिया, केशव राव जाधव, इंदुमती केलकर, इन सब की पहल से लोहिया विचार मंच की स्थापना हुई, और उसमें बहुत सारे नौजवान समाजवादी उसमें शामिल हुए। उसमें घनश्याम जी भी थे। और लोहिया विचार मंच ने लगातार ये कोशिश की कि कैसे समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन, जो आदर्श लोहिया ने रखे थे उससे वो भटके ना। इस दबाव की राजनीति में उन्होंने काफी मेहनत की लोहिया विचार मंच ने। और जब बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई तो विभिन्न स्तरों पर उसके नेतृत्व में, गांव से लेके राष्ट्रीय नेतृत्व में, लोहिया विचार मंच के साथियों की एक प्रमुख भूमिका थी। घनश्याम जी बिहार आंदोलन के एक प्रमुख सिपाही थे,
और उस आंदोलन के बाद जरूर वो लगातार बहुत जल्दी जनता पार्टी से मोह भंग होने के बाद वैकल्पिक राजनीति के जो छोटे संगठन थे उसमें वो शामिल हुए, समता संगठन में शामिल हुए, समाजवादी जन परिषद में शामिल हुए, और बाद में जब आम आदमी पार्टी में हमारे आपके जैसे कई साथी शामिल हुए, उस समय भी वो लोकसभा की उम्मीदवारी वो चाहते थे। वो एक अलग कहानी है, कभी मौका होगा तो उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। और फिर जब हमने स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया बनाया तो उसमें वो शामिल हुए। तो पूरा जीवन भर उनकी राजनीति में और उनके सामाजिक कर्म में कोई किसी किस्म का विभेद नहीं था। वो एक ही आदमी के, एक ही व्यक्तित्व के, एक ही समझ के पूरक दो तत्व थे। इस बात की समझ होनी चाहिए इस वक्त। और राजनीति के बारे में जैसे आपने कहा कि राजनीति कैसे श्रेष्ठ लोगों का निर्माण करती है, कैसे श्रेष्ठ लोग राजनीति में आते हैं, जिसको हेडलाइंस हैं, मुख्य धारा का मीडिया है जिसमें उसकी चर्चा बिल्कुल होती नहीं है अभी भी, हालांकि स्थानीय मीडिया में होती है। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिवान में वो अनजाने आदमी नहीं है जी। सिवान के स्तर पर चाहे वहाँ की मीडिया हो, चाहे वहाँ का समाज हो, वो एक बहुत प्रतिष्ठित, एक स्थानीय गांधी की तरह उनकी प्रतिष्ठा है और उसी ढंग से उनका सम्मान है, जो होनी भी चाहिए। तारीखों की दृष्टि से मैं, क्योंकि कई लोग फेमिलियर नहीं होंगे, ये लोहिया विचार मंच की स्थापना हुई कोई लोहिया की मृत्यु होती है 1969 में, 1967 में। और विचार लोहिया मंच विचार 1969 मंच शुरू होता है 67 के बाद। कोई मुझे हाँ, ध्यान है कोई 71-72 में ज्यादा एक्टिव है ये लोहिया विचार की सारी चीज। जी जी। और उसके बाद ये जो है समता संगठन के बाद 1980 में समता संगठन की स्थापना होती है, जिसका नेतृत्व किशन पटनायक कर रहे हैं, और अपने घनश्याम जी वहीं से शामिल होते हैं। मैं उस यात्रा में शामिल हुआ 1982 में, लेकिन आप शायद शुरू में 1980 से शामिल थे। जी, स्थापना सम्मेलन में, जो बेंगलुरु में हुआ था, आप वहां जी, गए। जी, जी, जी। और उसके बाद हम सबकी एक ही यात्रा है। उसके बाद जो समता संगठन चलता रहा 1995 तक। 1995 में स्थापना हुई समाजवादी जन परिषद की, और समाजवादी जन परिषद के बाद जब आप और हम सब लोग मिलके सन 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, घनश्याम जी हमारे साथ थे। और उसके बाद 2016 में जो स्वराज 2015 में स्वराज अभियान की स्थापना होती है, 2016 में स्वराज इंडिया की स्थापना होती है। तो इस पूरी यात्रा के हम सफर रहे घनश्याम जी। उन्होंने ये जिस सामाजिक काम की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका स्थानीय स्तर पे काफी जिक्र होता है, चर्चा होती है, और कम से कम उसको अब नोटिस किया जा रहा है, उसमें से कुछ बात मैं बता दूं। घनश्याम जी ने 3-4 काम किए। पहला, उनके गांव में एक पुराना पुस्तकालय था जो लगभग समाप्त हो चुका था, जैसा पुराने पुस्तकालयों के साथ होता है। घनश्याम जी ने उस पुस्तकालय को रिवाइव किया। और मुझे ध्यान है जब भी दिल्ली आते थे, पुस्तक मेला में जरूर आते थे। मेरे पिताजी ने गांव में लाइब्रेरी बनाई थी, उसको देखने विशेष रूप से गए। हमारे गांव 2-3 बार आए घनश्याम जी। उस लाइब्रेरी को देखने विशेष रूप से आए। अच्छा, क्या किताबें, आप क्या रख रहे हैं, कौन सी किताबें रखनी चाहिए, मैं क्या ले जा सकता हूँ, इत्यादि। इस पे उनकी हमेशा दिलचस्पी रहती थी। फिर उन्होंने गांव में लड़कियों के लिए संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, और उसको नाम दिया बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम पे। बिस्मिल्लाह खां साहब उस इलाके के नहीं थे, लेकिन साहब संगीत महाविद्यालय है तो क्या नाम दिया जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। और ऐतराज भी हुआ, मुसलमान के नाम पर रखने का ऐतराज भी हुआ। इनके जो वीडियो उसके अंदर बाद में मैंने देखा, गांव की तरफ से कुछ साथियों का ऐतराज भी हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, संगीत का हो और बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम ना हो, इस पर कैसे ऐतराज हो सकता है। फिर उन्होंने लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई अपने गांव।
और उसका नाम दिया मेरी कॉम के नाम। ये भी देखिए, देश ऐसे बनता है। देश, ये जो राष्ट्र निर्माण जैसे शब्द हम फेंक देते हैं हवा में, राष्ट्र निर्माण यूं ही नहीं होता। जब घनश्याम शुक्ल जैसे लोग सिवान में बैठ के लड़कियों की स्पोर्ट्स एकेडमी को मेरी कॉम कहते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी, और संगीत महाविद्यालय को बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय कहते हैं, और लाइब्रेरी बनाते हैं और बच्चों को जोड़ते हैं, सिखाते हैं। और ये सब कोई ऐसी जमीन जायदाद कोई रईस खानदान के तो थे नहीं घनश्याम जी, ये सब चंदे से जोड़ के और अपनी नौकरी का एक एक पैसा उसमें लगा के घनश्याम जी ने ये सब काम किए, जिसके बारे में अब चर्चा होती है, अब बातचीत होती है। उनके इस काम के बारे में अजीत जी, जो 3 चीजें मुझे इमीडिएटली ध्यान आई मैंने तो बताई। जी जी जी, बिल्कुल। ये सारे काम जो उन्होंने किए, और इसके अलावा एक बाद में कॉलेज भी खोला। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजादी से पहले और आजादी के बाद तो स्कूल कॉलेज खोलना एक सामाजिक काम था, और जो देश के बड़े नेता बने कई सारे, उन सब ने इस रास्ते को अपनाया था। ये कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं होगा देश का जिसका संबंध स्कूल कॉलेज की स्थापना से ना रहा हो। लेकिन जिस दौर में घनश्याम जी ने ये काम शुरू किया, उस दौर में एजुकेशन माफिया हिंदुस्तान के हर प्रांत में स्थापित हो चुका था, और स्कूल कॉलेज खोलना एक धंधा बन चुका था। और चूंकि वो एक धंधा बन चुका था, इसलिए किसी ईमानदार आदमी के लिए स्कूल कॉलेज खोलना ये लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि उसमें कट्स की डिमांड होती थी, उसमें अधिकारी पैसा मांगते थे, मान्यता मिलती नहीं थी। जो आखिरी काम किया उन्होंने कॉलेज खोलने का, उसमें उन्हें भी इस तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसमें देरी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी रिश्वत के माध्यम से ये काम करना कबूल नहीं किया। इन तमाम बाधाओं के बावजूद वो सभी संस्थाओं को स्थापित कर सके। ये एक उनकी संगठन क्षमता की, उनकी प्रतिबद्धता की और ईमानदारी को अभी भी कुचला नहीं जा सकता है, इसका एक जीता जागता प्रमाण घनश्याम जी ने उपस्थित किया। उनके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, समाज से उन्होंने काफी चंदा इकट्ठा किया, पर अपनी जो उनकी बचत थी, जो सेविंग थी, अपनी जो आमदनी थी, उसका अधिकांश हिस्सा उन्होंने सामाजिक कर्म में लगाया जी। पर ये करते हुए जो सबसे बड़ी उनकी खूबी थी कि पूरा का पूरा उनका परिवार, जिसको उनकी वजह से कुछ न कुछ दिक्कत झेलनी पड़ी होगी, पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब उनके इस सामाजिक कर्म में उनके साथ थे। पूरा उन्होंने उनके साथ सहयोग किया। कभी आप पंजवार जाएंगे तो पूरा परिवार उसमें एक नजर आएगा। कभी भी किसी किस्म का विरोध उन्होंने नहीं किया। पूरे परिवार को ऐसा बना लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और घनश्याम जी उन बिरले लोगों में से थे। जी, हम ऐसे साथियों की बात करते हुए परिवार को भूल जाते हैं। अच्छा आपने याद दिलाया। और उन्होंने एक और नियम भी बनाया था कि मेरा परिवार देगा सब कुछ, लेकिन किसी भी संस्था से लेगा कभी कुछ नहीं। जब एक बार बात भी आई उनके परिवार की किसी बहू को वहां अध्यापिका लगाने की, हालांकि उसमें पैसा कुछ नहीं मिलना था, लेकिन उम्मीद थी कि बाद में कुछ वो होगा इत्यादि। तो घनश्याम जी ने कहा अगर ऐसा करोगे, अगर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को मेरी बनाई हुई संस्था में नौकरी देने की कोशिश करोगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं उस संस्था से कोई संबंध नहीं रखूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ। तो इस तरह के लोग आज समाज में जीवित हैं। और ये सब करते हुए अजीत भाई, जो चीज घनश्याम जी के बारे में इतनी विशेष है कि ये सब करते हुए इतने सहज, इतने निर्मल और इतने
मजाकी, मतलब अगर आप घनश्याम जी से पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ग्रामीण जोकर नुमा सा व्यक्ति है। हर समय हर तरह की, मतलब गहरे से गहरे व्यंग से लेके बिल्कुल बिल्कुल जो, मतलब व्यंग से लेके और हास्य तक। और शाम को यदि कैंप चल रहा है तो वहां घनश्याम जी अपना गमछा सर के ऊपर बांध के नौटंकी करने को भी तैयार। तो नौटंकी भी, गीत भी, व्यंग भी, हास्य भी, और सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं, सामान्य बातचीत में हर क्षण घनश्याम जी की कुछ ना कुछ चुहल चलती रहती थी। तो इतने गंभीर बातों को, इतने गंभीर काम को इतना सहजता से, हल्के तरीके से, और कहीं एहसास नहीं हो कि ऐसा व्यक्ति है जो कुछ बड़ा काम कर रहा है, कुछ गंभीर कर रहा है। कई लोग होते हैं ना जो अपनी ईमानदारी के बोझ से दिन रात दबे रहते हैं और हर वक्त आपको एहसास करवाते रहते हैं, अगर आपको याद ना आए, हर दूसरे तीसरे मिनट आपको याद दिला देते हैं कि मैं कितना त्यागी हूँ, मैं कितना बलिदानी हूँ, मैंने कितना ईमानदारी से जिंदगी जी। घनश्याम जी अ, कहीं उसका बोझ सामने वाले पे ना आ जाए, उनके आदर्श का, उनके ईमानदारी का, उनके त्याग का कहीं जिक्र ना हो, कहीं बोझ ना आए, किसी को समझ ना आ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करके रखते थे। और सोमनाथ जी जिस तरह से एक हास्य विनोद चलाते रहते थे, उससे कहीं आगे बढ़ के घनश्याम जी का तो हर वक्त ही चलता रहता। जी बिल्कुल। उनकी सादगी इतनी सहज थी कि वो जैसा आपने कहा कि अक्सर जो बहुत सादगी में लोग रहते हैं उनमें काफी रुक्षता आ जाती है, काफी शुष्कता आ जाती है, माहौल भी बहुत भारी बना देते हैं ऐसे लोग, जाने या अनजाने में। पर उनकी सादगी इतनी सहज थी कि उसमें सरसता थी और बहुत सुरुचि भी थी। जी। ये सारी चीजें वो एक साथ लेके चलते थे। वो जरूर चाहते थे कि लोगों में बदलाव हो, ये वो जरूर चाहते थे, पर वो बदलाव अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से चाहते थे। वो कोई उपदेश दे करके या कोई दबाव डाल करके या आपको ये बतला करके कि आप कितने गंदे हो, कितने गलत हो, मुझे देखो, मैं कैसे रहता हूं, कैसे जीना चाहिए, कभी इस शैली में उन्होंने जीवन में कभी किसी से संवाद नहीं किया। वो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ही कैसे आनंद है जो वो करते हैं, वो कितना आनंददायक है। और बहुत दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं था जो मनुष्य के जीवन से संबंधित हो, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला हो, जिसके बारे में वो सोचते नहीं थे और जिसके बारे में वो राय नहीं रखते थे। और उस मामले में वो बहुत दृढ़ थे। कई बार ऐसा भी लगता था कि वो अक्सर जो बात कर रहे हैं वो संवाद के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कई बार लगता था, क्योंकि वो कुछ नतीजों पर पहुंचे हुए हैं और उन नतीजों को बतलाना चाहते हैं। पर उसमें भी उनका ये भाव नहीं था कि आप खुद न सोचें, आपके अपने नतीजे ना हो। संवाद का उनका ये तरीका था कि वो अपने नतीजे आपको बतलाना चाहते थे, पर साथ ही साथ आपसे आपके नतीजे भी सुनना चाहते थे। और इस बात को लेकर के कोई मतभेद होने पर, कोई विचार भिन्नता होने पर, एक सेकंड के लिए भी उनके साथ बात करके कभी किसी का कोई तनाव हुआ हो, ये संभव ही नहीं था। हम लोग आपस में भी बहस करते हैं तो कई बार तनाव हो जाता है, लेकिन उनके साथ बहस करके, बात करके कभी कोई तनाव होना संभव ही नहीं था। वो बात हुई और फिर अगली बात शुरू हो गई। जो आपने कहा उनका जो विनोद था, चुहल थी, और वो भी बहुत गहरे किस्म की थी, उसमें वो तुरंत शुरू हो जाते थे और पूरा माहौल जो है वो रसमय हो जाता था, आनंदमय हो जाता था। आपने दो शब्द इस्तेमाल किए जो मैं फिर अंडरलाइन करना चाहूंगा। एक तो सुरुचि। हमारे खासतौर पे समाजवादियों पे मेरा आरोप रहता है कि
कुछ भी करते हैं सादगी होती है, ईमानदारी होती है, लेकिन उसमें उसका जो सौंदर्य पक्ष है उस बिल्कुल भूल जाते हैं। घनश्याम जी ने जो किया सुरुचिपूर्ण तरीके से, कुछ सुंदर जो हो, शुभ हो, सही हो, सुंदर भी हो साथ में, और आनंद से उन्हें देख के आपको लगता था कि हाँ, ये व्यक्ति जो कर रहा है उसमें आनंदित है। कई बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ये भी होता है कि पूरी दुनिया का दुख वो अपने सर के ऊपर उठा के चलते हैं, और आपको भी एक तरह का अपराध बोध दे जाते हैं कि तुम खुश क्यों। अरे दुनिया तो इतनी गड़बड़ है, देखो तो इजराइल में क्या चल रहा है, देखो फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैं भी दुखी हूं, तुम्हें भी दुखी रहना चाहिए। घनश्याम जी का ये नहीं था। वो खुश थे, सबको खुश रखना चाहते थे, और उनकी राजनीति दुनिया में खुशी बढ़ाने का एक माध्यम थी। वो मुझे बहुत आकर्षित करता था उनका। और चलते चलते इसका भी जिक्र जरूर करें कि उनका जो भाषा प्रेम था, हिंदी के लिए, लेकिन उससे ज्यादा भोजपुरी के लिए, और इतना सहज, इतना एक जो एक सहज स्वाभिमान होना चाहिए किसी भी संपन्न भाषा का, उस स्वाभिमान से वो किसी भी मंच से भोजपुरी बोलते थे। जिस सहजता से भोजपुरी बोलते थे उसी से हिंदी भी बोलते थे, लेकिन भाषा के प्रति उनका जो ये स्वाभिमान था, वो भी एक पक्ष है जो याद रखा जाएगा, जिसके ऊपर कभी चर्चा होनी चाहिए। मैं बातचीत करते हुए सोच रहा था अजीत जी की उनकी जो स्मृति सभा आरंभ हो रही है, उसको भी हम इसमें शामिल कर पाते, लेकिन लगता है कि उसके शुरू होने में कुछ विलंब है अभी, और हम वहाँ सीधा। ठंड बहुत है आज, वहाँ जी ठंड जी, बहुत है आज सिवान में। और धुंध है काफी, तो लोग बहुत देरी हाँ। से पहुंच पा रहे हैं। तो उनकी सभा है, हालांकि मैंने उसे जूम पे उसे भी ज्वाइन किया हुआ है। देख रहा हूँ कुछ साथी वहां पहुंच रहे हैं, मंच लग गया है, कुछ सब कुछ अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी सूचना है कि ये जूम मीटिंग स्टार्ट हो गया है। तो वो स्टार्ट हो गया है। अगर उसकी जयवती के सिद्धांत चलना, यही योगियों का मूल सिद्धांत होता है। जो काम कर दिया, ये बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है, जिस जगह को ये छोड़ उनकी दिया, बैठक से है। तो उसके मुंह से निकल कर 2 मिनट उसको सुनेंगे कुछ नया, और उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। गोकुला मथुरा छोड़े और द्वारिका गए, तो फिर गोकुला मथुरा के मुंह से बनते नहीं रहे। इस परंपरा का विस्तार भारत में कई कर्मठ लोगों ने दिया, हर क्षेत्र में, इसलिए ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा। शुक्ल जी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, वह विंटर कॉलेज हो चुका है। अपने गांव में उस थाने को जीवित किया, उसे चलाया, से वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी ने गांव में सभी महाविद्यालय करीब 2.5 दशक से ये प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जब कौन बनेगा करोड़पति जैसा टीवी शो तब से वो शायद आवाज साफ नहीं आ पा रही है अजीत जी। तो मैं समझता हूँ इस बातचीत को हम अभी घनश्याम जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातचीत को पूरा करें, और फिर मैं और आप जूम पे जाके उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और घनश्याम जी की स्मृति में 2 शब्द कहें। फिर मैं कहूंगा, कहीं कभी इस देश में अनाम राजनीतिक कार्यकर्ता का स्मारक होना चाहिए, और उस अनाम राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए अगर आपको एक छवि चाहिए, तो साइकिल पे चलते हुए घनश्याम शुक्ल जी की ये जो छवि है, वो छवि इस देश के जो शानदार राजनीतिक धारा रही है उसकी प्रतिनिधि है। प्रणाम घनश्याम जी, अलविदा। उम्मीद आप जैसे और कार्यकर्ता इस देश में जुड़ सकें। प्रणाम।